डॉक्टर प्रविंदर जी जो सोनीपत SIDT में निर्देशक हैं डॉक्टर साहब, और इनके जैसे आप यहाँ पर चांसलर के उसमें इस विश्वविद्यालय के ऊपर उठा रहे हैं, ये भी वहाँ पर इन्होंने पहले वो कॉलेज थे, उनके अंडर बहुत सारे कॉलेज आते थे, अब उन्होंने उसको विश्वविद्यालय बना लिया। तो डॉक्टर प्रविंदर जी का जो योगदान है, यहाँ तो मैं अगर इनके बारे में बहुत कुछ कहूँगी तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। तो डॉक्टर साहब कॉल से मैं निवेदन करूँगी कि आप जी का भी स्वागत और अभिनंदन करें। बेटा तालियां बजा दिया करो जोर से। अर्ज करवाती हूँ, हमारे जो दूसरे वक्ता हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड के हैं। मैं देखना चाहती थी कि वो टेक्नोलॉजी वाला, क्योंकि जब हम हिंदी की बात आती है ना, चाहे विज्ञान की पढ़ाई अब हिंदी में होने लगी है, लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो दूसरे सब्जेक्ट वालों को लगता है कि क्या बोला जाएगा। तो मैं खुद भी ये देखना चाहती थी कि एक टेक्नोलॉजी का आदमी मेरे इस उसमें क्या बोलेगा। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रविंदर बांगड़ जी जो डायरेक्टर हैं, आप सब से निवेदन है एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इसके साथ में जो हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर राजेंद्र सेन जी और बीकानेर से संस्कृत के जो मैं आपसे निवेदन करूंगी आप मंच पर आ जाइए, मंच पर सीट ग्रहण कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज आइए। ये आज हम सब का सौभाग्य है कि हम इस संगोष्ठी में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्धगण तथा इस सभागार की प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक बैठे सभी सम्माननीय और अति विशिष्ट नागरिकों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं नमन करता हूँ। जब भी हम कहीं पर जाते हैं उसके पीछे कोई प्रयोजन रहता है, और मेरा यहाँ पर आने का जो मुख्य प्रयोजन रहा, या आप कह सकते हैं जो एक ड्राइविंग फोर्स मेरे पीछे रही, मैं डॉक्टर पुष्पा जी का हार्दिक धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके साथ आज इस संगोष्ठी के माध्यम से एक वक्ता के रूप में अपने विचार साझा कर सकते। जब भी आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहां पर आपको बोलना क्या है यह आप तय नहीं करते, कार्यक्रम और वहां पर उपस्थित श्रोतागण यह तय करते हैं कि आपको बोलना क्या है। आज इस संगोष्ठी के मूल विषय की प्रासंगिकता, जैसा कि डॉक्टर पुष्पा ने जिक्र किया था कि टेक्नोलॉजी का आदमी क्या विचार रख सकता है, तो आज के इस युग में मेरा मानना है कि जो इस संगोष्ठी का मूल विषय है या जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे धर्मशास्त्र हैं, उनकी प्रासंगिकता आज भी जीवन में ज्यों की त्यों है। और आज मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं, बल्कि मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से जाते हुए मैं गुरु काशी विश्वविद्यालय से जब प्रस्थान करूं तो यहाँ से आप सब से मैं कुछ सीख कर जाऊं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि उसकी शिक्षा पर आधारित होती है। समर्थ भारत के लिए भी गुणवत्ताप्रद शिक्षा का होना अति आवश्यक है। और इसी में अगर मैं अपना वक्तव्य आगे बढ़ाऊं तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी राष्ट्र की सुख समृद्धि उसकी शिक्षा पर आधारित होती है। हमें भी समर्थ भारत बनाने के लिए एक गुणवत्तापरक शिक्षा नीति की बहुत ही जरूरत है। और अगर हमारे देश का प्रत्येक नागरिक विद्वान है, तेजस्वी है, तो भारत देश को सुपर पावर बनने से विश्व की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सदन में उपस्थित सभी सज्जन परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से शिक्षा से जुड़े हुए हैं।
आप सभी को विदित है कि किसी भी इंसान की प्रथम गुरु उसकी माता होती है। माता निर्माता होती, बच्चा मां से ममता, पिता से दायित्व और कर्तव्य की भावना लेकर प्राचीन काल में गुरुकुल में पढ़ने जाता था, अपनी सभी सुख सुविधाएं वैभव आदि को छोड़कर। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज माफ करना, हो सकता है किसी के दिल को चोट लगे। मैं एक पिता भी हूं, एक शिक्षक भी हूं, एक भाई भी हूं। हम में से सभी, चाहे मैं माँ की बात करूं, चाहे मैं पिता की बात करूं, आजकल अपने ज्यादा से ज्यादा लाइफ मोबाइल के साथ बिताते हैं। ना तो हम बच्चे को ममता दे पाते हैं और ना ही बच्चे को हम दायित्व और कर्तव्य का बोध करा पाते हैं। और फिर शिक्षक, मैंने पहले ही कहा, बुरा ना मानना, मैं भी एक शिक्षक हूं। जब बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आता है तो शिक्षक भी कुछ कम नहीं है। हम भी अपना समय मैक्सिमम मोबाइल के साथ बिताते हैं। लेकिन प्राचीन काल में राजा हो या रंक, सबके लिए एक ही शिक्षा पद्धति थी। चाहे कोई भी हुआ, उसे पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गुरु के पास ही जाना होता था। अगर प्राचीन शिक्षा की बात करें तो प्राचीन शिक्षा उपनिषद आधारित शिक्षा थी। आप लोगों ने ये शब्द सुना तो बहुत होगा, उप यानी आ, निषद यानी बैठ। जब हम बड़ों के पास या अपने गुरुओं के पास बैठकर कुछ सीखते थे तो उस शिक्षा नीति को, उस शिक्षा पद्धति को हम उपनिषद आधारित शिक्षा नीति का नाम देते थे। आज इस संगोष्ठी का मूल विषय रामायण से संबंधित है। रामायण में अगर राम का जिक्र ना हो तो रामायण हो ही नहीं सकती। गुरु ग्रह गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री रामचंद्र जी भी अपने महल को छोड़कर गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने गए थे। श्री रामचंद्र जी जब वहां पर गए तो उन्होंने गुरु के पास जाकर सभी तरह की शिक्षा ग्रहण की, चाहे वो नीति की थी, चाहे वो शास्त्र की थी। अगर रामायण की बात हो रही है तो रामायण में जो पात्र थे बड़े अजीब थे साहब। आज मैं 3 पात्रों के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि रामायण या हमारे अन्य ग्रंथों की आज के युग में क्या प्रासंगिकता है। हर पंछी की उड़ान की एक सीमा होती है, मेरी भी एक सीमा है। अगर कहीं पर मैं अपने जो मैंने आज दायित्व लिया है उसको पूरा करने में सक्षम ना हो पाऊं, पूरा ना कर पाऊं, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं। तो सबसे पहला, अगर मैं कैरेक्टर उठाऊं, एक पात्र की बात करूं तो हनुमान जी। आज हनुमान जी का नाम तो सबने सुना है। राम के बिना हनुमान अधूरे और हनुमान के बिना श्री राम अधूरे हैं। हमारे जीवन में आपने कभी देखा हो तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो काम को शुरू करते हैं और दूसरे जो किसी भी काम को पूर्ण करते हैं, खत्म करते हैं। अब ये आपके लिए भी एक प्रश्न है, आगे भी एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह का आपका नेचर है। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, जहां तक मैं जानता हूं हनुमान जी की कोई निपुणता नहीं थी औषधियों के बारे में, लेकिन उन्होंने क्या किया, जिम्मेवारी ली। हनुमान जी से अगर हम सबसे बड़ी बात सीख सकते हैं, अगर आज के युग की बात करें, जब हर इंसान अपनी मूल जिम्मेवारी से भाग रहा है, हनुमान जी से अगर हम सीख सकते हैं तो सबसे बड़ी चीज है जिम्मेदारी। जिस वानर को या इंसान को आप जैसा भी उचित समझे, को किसी भी औषधि का कोई ज्ञान नहीं था, उसने जिम्मेदारी ली और विद्युत की गति से वो औषधि लेने चले गए। उनका दूसरा गुण था जिम्मेदारी के साथ
कि वो कभी भी बहाने नहीं बनाते थे। आज माफ करना, हो सकता है किसी को आज ये चीज महसूस हुई हो, हम कुछ काम बोलते हैं, कुछ सामान लाने के लिए बोलते हैं, आगे हमारे पास हजारों बहाने होते हैं कि हमें ये नहीं मिला। हनुमान जी को उसी का ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि संजीवनी बूटी कौन सी है, उसे पता ही नहीं चला, पूरी फार्मासिस्ट की दुकान ही उठा लिया। अगर रामायण के पात्रों से सीखना है तो हनुमान जी से हम सबसे पहली चीज सीख सकते हैं कि जिम्मेदारी क्या है। दूसरा पात्र श्री रामचंद्र जी। हम हमेशा राम का नाम लेते हैं, जब भी रामायण का जिक्र होता है श्री राम को हम याद करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उनके किसी गुण को अपनाया? फिर बात करते हैं जी, वो पुराने जमाने की बातें थी। मैं साहित्य का आदमी नहीं हूं, जैसा कि मैडम पुष्पा ने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं साहित्य को पढ़कर मैं आज के समय में अपने छात्रों के लिए अगर कुछ कर सकता हूं तो कुछ निकालने की कोशिश करता हूं। श्री रामचंद्र जी ने मैंने जो सबसे बड़ी चीज देखी, वो देखी नेतृत्व। आज नेतृत्व क्षमता की कमी हर सेक्टर में है। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, किसी भी संस्थान में आप चले जाइए, अगर वहां का नेतृत्व ठीक नहीं है तो अच्छे से अच्छे संस्थान का बेड़ा गर्क होते समय नहीं लगता। और अगर नेतृत्व क्षमता वहां के जो लीडर है उनमें अच्छी है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं। राम सेतु का नाम सबने सुना है। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था उस समय एक छोटी सी गिलहरी भी कंकड़ उठा के डाल रही थी। आप सब ने ये सुना होगा किसी ना किसी कथा में। वो बड़े बड़े बंदर थे जो बहुत भारी भारी पत्थर लेके आ रहे थे, लेकिन वो एक गिलहरी छोटे छोटे कंकर लेके जा रही थी। किसी बंदर ने उसको फेंक दिया कि भाग मरेगी पैर के नीचे आके। नेतृत्व तो क्षमता देखिए सब। श्री रामचंद्र जी ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा और आज भी आपने देखा होगा कि गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां होती हैं। आप क्या कर सकते हैं और आपने क्या किया? अगर आप इसका एक रेशियो निकाल रहे हैं, बंदर अपने काम का 50% कर रहे थे जबकि गिलहरी अपने काम का 200% कर रही थी। उसकी क्षमता थी, उससे ज्यादा भारी कंकड़ उठाकर वो उस पुल में डाल रही थी। किसी भी संस्थान में जब कई तरह के प्रोसेस चलते हैं, बड़े प्रोसेस के बीच में बहुत छोटे छोटे एफर्ट जो होते हैं वो छूट जाते हैं गलती से, और वो जो गैप रह जाता है बड़े प्रोसेस के बीच में, जो कड़ी रह जाती है, उसकी वजह से कई बार हमें बहुत बड़े नुकसान झेलने पड़ जाते हैं। उसके लिए एक सही नेतृत्व, सामने वाले की जो कैपेसिटी है, जो सामने वाले की क्षमता है, उसको सही तरीके से उसका आंकलन करना, अगर आपको ये सीखना है तो आप श्री रामचंद्र जी के जीवन से सीख सकते हैं। अगर तीसरे पात्र की बात करें, हो सकता है कुछ बंधु भगिनी यहां पर मेरी बात से सहमत ना हो। मुझे रामायण में रावण में भी कुछ दिखता है। रावण जितना संयम मैंने नहीं देखा कहीं। अगर संयम सीखना है रावण से सीखिए, दायित्व और कर्तव्य की बात करें तो रावण से सीखिए। मैंने कहीं पढ़ा था और आपने भी सुना होगा कि युद्ध शुरू करने से पहले श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ किया था। अब सभी शिक्षक शिक्षार्थी हैं, आप सभी को पता है किसी भी यज्ञ के लिए यजमान और आचार्य दोनों का होना अति आवश्यक है। अब समस्या आई कि आचार्य कहां से आए? जामवंत जी की सलाह से
बल्कि जामवंत जी खुद दूत बनकर गए रावण के पास कि आपको एक यज्ञ कराना है। संयम देखिए, रावण ने भी कहा किसके लिए? अयोध्या के 2 निर्वासित राजकुमारों का यज्ञ। और रावण ने एक ब्राह्मण होते हुए, वैष्णव होते हुए, विष्णु का भक्त था, शिव का भक्त था, शैव भी था, तुरंत यज्ञ के लिए हामी भर दी। आज एक बार सोच कर देखिएगा, आपको पता है कि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, तो क्या आप उसकी कामना सफल करने के लिए यज्ञ करवाएंगे? संयम देखिए साहब उसका। रावण ने न सिर्फ राम जी का यज्ञ करवाया, बल्कि चलते हुए, मुझे नहीं पता मैंने जो पढ़ा वो कितना सत्य है, रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया कि कल को अगर मेरा काल समय आए तो मैं इन दोनों नौजवानों को अपने सामने जीवित देखना चाहता हूं। अपने दुश्मन का यज्ञ भी करवाया, उनको चिरायु होने का आशीर्वाद भी देके आया। संयम, कर्तव्य एक आचार्य होने का भी निभाया। आज हम शिक्षक हैं, ये हो सकता है हम मेरे शिक्षक बंधुओं को ये बात थोड़ा सा अजीब लगे कि आचार्य के कर्तव्य क्या होते हैं। अंत में मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए एक बार आपसे माफी भी मांगना चाहूंगा। हो सकता है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरा हूं, लेकिन मैं निजी तौर पर यह मानता हूं कि आज भी हमारे पुरातन ग्रंथों की उतनी ही महत्ता है जितनी पहले थी। और जिन शिक्षकों को मेरी बात थोड़ा अजीब लगी हो, मैं अपने शिष्यों को भी यहां पर बता दूं, गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन में राह दिखाते हैं शिक्षक। अंधेरे ही अंधेरे हैं यहां पर, बनकर दीपक जीवन को रोशन करते हैं शिक्षक। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये तालियां बहुत कम है डॉक्टर साहब के लिए, क्योंकि ये खड़े होकर डॉक्टर साहब का स्वागत, क्योंकि मैं खड़े हो जाऊंगा एक बार सारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आदमी, मैंने पहले ही कहा था कि अगर टेक्नोलॉजी का आदमी रामायण पर बोल देगा तो मेरा ये कार्यक्रम जो है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि मैं 100 विषय इसीलिए रखती हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट के लोग भी मेरे इसको रामायण को पढ़े, चाहे थोड़ा पढ़े ज्यादा पढ़े, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो पूरी रामायण ही पढ़ ली, तो मेरा ये कार्यक्रम तो अपने आप ही सफल हो गया। अब मैं दीन सतनाम जी से निवेदन करूंगी कि एक मोमेंटो देकर डॉक्टर साहब का स्वागत। ये मत सोचना कि हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि साथ के साथ अगर कोई, ये लोग बहुत दूर से आए हुए हैं बेटा,